हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है हिंदी सिनेमा उद्भव और विकास। सेकंड यूनिट में हम हिंदी सिनेमा का उद्भव कैसे हुआ और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ उस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है। सो हम इसको हाफ पढ़ेंगे, हाफ हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। सो अभी का जो टॉपिक है हम कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, किसी को भी अपने शुरुआती इतिहास याद नहीं होता, ये बात तो हकीकत है। लेकिन सिनेमा का इतिहास एकमात्र ऐसा इतिहास है जो सबको याद रह गया। कुछ कुछ पल, कुछ कुछ फिल्में, कुछ चीज़ें, क्योंकि सब चीज़ें तो याद रखना मुमकिन नहीं था ना, इस वजह से। तो सिनेमा क्या था, क्या है, क्या होगा, इस चीज़ के बारे में पहले से ही ये एक अंदाज़ा लगाया गया कि सिनेमा 80 के 60 के दशक में, 50 के दशक में डेवलप हो रहा है। इतना ज़्यादा हो चुका था उस टाइम पे, इतना फैशन चलता था अच्छा खासा। फिर उसके बाद 90 का दशक आया, फिर आज का टाइम आ गया। तो उस चीज़ को देखते हुए ये देखा गया कि हम ना इतिहास को, जो हमारी हिस्ट्री है सिनेमा की, उसको भूल रहे हैं। हमें पता नहीं लग रहा है कि उस टाइम पे क्या था क्या नहीं था। ये बताया जाता है कि मूक दौर में 1288 फिल्में बनी थी, लेकिन उसमें से 13 ही फिल्में अभिलेखागार में पड़ी हुई हैं। अभिलेखागार होता है रिकॉर्ड घर, ठीक है, उसको हिंदी में अभिलेखागार बोलते हैं। रिकॉर्ड घर भी आप लिख सकते हैं, बट अभिलेखागार लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बाकी को हम भूल गए हैं या भुला दिया गया है, ऐसा बोला जाता है। कहा जाता है कि जैसे एक बच्चे का टाइम, छोटे बच्चे का टाइम बहुत 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 ही ज़्यादा कीमती होता है, बहुत ध्यान रखने वाला होता है कि हाँ, बच्चे को चोट ना लग जाए। मतलब 5-6 साल का बच्चा नहीं, बहुत छोटा बच्चा, पैदा हुआ हुआ बच्चा, ठीक है, उसको खाना देना, सब कुछ करना, सारी चीज़ें उसको ध्यान में रखना, सब चीज़ों को ठीक से रखना, वो काल एक बहुत ज़बरदस्त काल होता है। वैसे ही सिनेमा का काल भी, जो शिशु काल था, जब सिनेमा स्टार्ट हुई थी, तो उस काल को भी संभाल कर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर हमने उसको संभाल कर नहीं रखा तो हम उस चीज़ से रूबरू, वाकिफ़ ही नहीं हो पाएंगे कि वो एक्चुअली में चीज़ क्या थी। जैसे 1288 में से सिर्फ 13 ही फिल्में हैं, मूक फिल्में, जिनको संभाल कर रखा गया है। बाकी का कुछ अता पता नहीं है, कौन सी मूवीज़ थी, क्या था क्या नहीं था, कुछ नहीं पता। तो सिनेमा अपने आप में एक बहुत अलग सी चीज़ बनकर उभरा। भारतीय सिनेमा की अगर हम बात करें तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? मूक फिल्म से हुई थी। लेकिन सिनेमा की शुरुआत 28 सितंबर 1895 में लूमियर ब्रदर्स ने की थी, जिन्होंने सबसे पहली फिल्म दिखाई थी। वो पर्दे पर दिखाई थी, और वो पर्दे पर फिल्म चल रही थी, जिसमें ट्रेन थी, ट्रेन से यात्री चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, और वो सब कुछ लोगों के लिए एक बहुत ही अजीब मंज़र था, बहुत भयानक मंज़र था, एक अलग सी चीज़ थी, क्योंकि उससे पहले ऐसा कभी किसी ने नहीं देखा था। तो उस टाइम पे लूमियर ब्रदर्स ने ठान लिया था कि हम और भी तरीके की ऐसी मूवीज़ बनाएंगे, अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से को मूवी में इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। तो जी 7 जून को 1896 में पहली बार उसको दिखाया गया था फ्रांस में, और ये समय भारतीय जीवन के पर्सपेक्टिव से, नज़रिए से, एक बहुत अलग नज़रिया था, जहाँ पर रोटी कपड़ा मकान जैसी बुनियादी ज़रूरतें बहुत दूर थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर थी, डेवलप नहीं था। तो बुनियादी चीज़ें व्यक्ति से बहुत ज़्यादा दूर थी, और ऐसे में सिनेमा का आना तो कुछ अजूबे जैसा ही था, बहुत अजीब था। तो जी ये बात रखी गई कि एक तथ्य के अनुसार मूक युग में कुल 1288 फिल्मों का निर्माण हुआ। इनमें से सिर्फ 13 फिल्में ही राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको लिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले स्टार्टिंग तो, अब जैसे स्टार्टिंग आपका बचपन से फ़ोटोज़ लेकर हुई, और वही फ़ोटोज़ खो जाएंगे तो फिर आपको कैसा फील होगा। वही सेम चीज़ सिनेमा के साथ भी हुई कि जो उनकी मूक फिल्में संभाल के रखी गई थी, अब वो सब कुछ खो चुका है, सब बर्बाद हो चुका है। उसमें से सिर्फ 13 फिल्में ही बची हैं जो अभिलेखागार में या फिर यादगार के तौर पे रखी गई हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आरंभिक 13 फिल्में। आरंभिक 13 फिल्में कौन कौन सी थी? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दादा साहब फाल्के की राजा हरीशचंद्र और कालिया मर्दन, इन दोनों फिल्मों की लंबाई 1500 फुट थी। इसके अलावा श्री कृष्ण जन्म की 475 फुट थी, लंका की 501 फुट थी, हिमांशु रॉय की प्रेम संन्यास सिराज और प्रपंच पाज, जीपी पावर की दिलेर जिगर और गुलामी का पतन, हरिलाल एम भट्ट की पितृ प्रेम जो 1300 फुट थी, और ये हमारे राव जी की मातृदंड वर्मा संत तुकाराम 500 फुट थी, भगत प्रहलाद 519 फुट थी।
ठीक है। इसके अलावा जो फिल्में मूक फिल्मों के डेवलपमेंट में सहायक सिद्ध हुई थी वो हैं मोहिनी, या फिर ये आगे जो आपको दी गई है भस्मासुर, सावित्री सत्यावन, सैरंधी, सिनगढ़, कल्याण खजाना, विलंब मंगल, चिंतामणि, यशोदानंदन, साधु की शतान, इंद्रजीत, लेडी टीचर, सती सिमातनी, हरगौरी, शिवाजी, रजिया सुल्तान, चरित्रहीन, सती मदालसा, राम सिमातनी, हरगौरी, शिवाजी, ठीक है ये मैंने बता दिया। उसके अलावा राम बनवास, कच देवयानी, भक्त विदुर, काला नाग, मालती माधव, गृहलक्ष्मी, चंद्रमुखी, राजलक्ष्मी, रसीली राधा, अछूत जैसी फिल्मों ने मूक फिल्मों को एक नई दिशा दी थी। ये कुछ फिल्में हैं मूक फिल्में जिनको संभाल के रखा गया था। 13 फिल्में ये वो हैं। इनमें से ज़रूरी नहीं है आप 13 फिल्मों के नाम लिखो, आप कुछ के ही मेंशन कर सकते हो। इनमें से बहुत सारी मूवीज़ ऐसी हैं जो आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाई हैं, तो वो तो आपको याद रहेंगी। उसके अलावा कुछ और मूवीज़ भी हैं, उनको आप याद कर लेना। पारसी थिएटर के प्रभाव ने मूक सिनेमा को व्यावसायिकता से जोड़ दिया, जिसमें मधुर मोहिनी, सिंहल दीप की परी, वीर अभिमन्यु, ख्वाबे हस्ती, सिनेमा गर्ल, अनारकली, माधुरी, खूनी खंजर, उदयकाल, चंद्रसेना, जुल्म, बाजीराव मस्तानी, हाथी मताई, तूफान मेल और दिलरुबा डाकू आदि फिल्मों का भी निर्माण हुआ था। ठीक है, ये सारी मूवीज़ थी जिनका हमारा इस टाइम पर ये जो आरंभिक 13 फिल्में हैं उनका निर्माण हुआ था, और उसके बाद इनका भी निर्माण हुआ था। अब आ जाओ आज़ादी के बाद का सिनेमा। देखो, देश जो था हमारा 1947 में आज़ाद हो गया था, तो मानो फिल्म, संगीत, इन सब को मतलब एक नाटकीय चीज़ों को एक आज़ादी मिल गई थी। देखा गया कि हाँ, अब ये भी चीज़ें हम एक आम तौर पे उनको आराम से देख सकते हैं। कुछ फिल्में थीं जिन्होंने भारत में बहुत ज़्यादा हलचल मचा दी थी। उसमें से सबसे पहली फिल्म और सबसे इम्पॉर्टेंट फिल्म थी 1949 में राज कपूर की बरसात फिल्म रिलीज़ हुई थी, जिसमें शंकर जयकिशन ने कमाल कर दिया था। इसी वर्ष दूसरी संगीत प्रभावी फिल्म कमाल अमरोही की महल, जिसमें संगीतकार खेमचंद प्रकाश ने भी संगीत को सुगम बनाने का योगदान दिया था। मतलब इस टाइम पर दो सबसे मशहूर फिल्में थी, एक ये महल और एक ही राज कपूर की बरसात फिल्म, जिसने बहुत ज़्यादा तहलका मचा दिया था, बहुत धूम मचा दिया था। लता मंगेशकर के नेतृत्व में देश के ज़्यादातर गायकों की आवाज़ भी आज़ाद हुई थी, और नकल या नाक के प्रभाव से अपनी अपनी मौलिक आवाज़ की ओर गायक बढ़ चले थे। वाकई मौलिकता की शानदार निर्माण में कारगर होती है। देश में भी अनेक मौलिक कार्य हो रहे थे और फिल्मी दुनिया में भी अनेक मौलिक कार्य हो रहे थे। फिल्में पूरी तरह से देश का साथ देने लगी थी। पंडित नेहरू की नीति समाजवाद के निकट थी, तो ज़्यादातर फिल्में भी समाजवाद से ही प्रभावित थी। ठीक है, जो उनकी नीति थी समाजवादी वाली नीति, उससे ही रिलेट थी। उन्होंने कहा कि उससे ही रिलेट हमारी फिल्मों को बनाया जाता था। अब जैसे आज के टाइम पे डिमांड सबसे ज़्यादा एक्शन मूवीज़ की, कॉमेडी मूवीज़ की, रोमांटिक मूवीज़ की होती है। उस टाइम पर सबसे ज़्यादा डिमांड, आप कितनी भी मूवीज़ देखो, सब में आज़ादी की लड़ाई, कहीं ना कहीं एक छोटा सा पार्ट ज़रूर दिखाया जाता है आज़ादी की लड़ाई का, या फिर सती प्रथा को दिखाया जाता है। मतलब जो पुराने टाइम पे चीज़ें हुआ करती थी, बस वही सब दिखाया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे तो कुछ अलग ही मूवीज़ आने लगी हैं। इस टाइप की मूवीज़ को थोड़ा बहुत हल्का कर दिया गया है। ठीक है, तो आज़ादी के बाद सिनेमा हिंदी सिनेमा के पूरे इतिहास का स्वर्णिम अध्याय माना जाता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, कि मतलब ऐसा इसलिए है क्योंकि उस टाइम पर मुग़ल आज़म जैसी मूवीज़, या फिर हमारी और भी तरीके की प्यासा मूवी है, या बहुत सारी मूवीज़ थी जो आई थी, बॉलीवुड को उन्होंने उभारा था, इसलिए उसको स्वर्णिम युग कहा जाता है, स्वर्ण से भरा युग कहा जाता है। ठीक है, इस समय सिनेमा ने जो भी रचा बहुत लाजवाब रचा था। आज़ादी के बाद तो भारत हमें मिला, वो हमारे सपनों का भारत नहीं था। ठीक है, क्योंकि वो गुलाम वाला भारत था, वो हमारे सपनों वाला भारत नहीं था। जिस भारत को हमने पाया था वो लहूलुहान था, आधे से ज़्यादा बर्बाद हो चुका था, कितनी जानें गंवा चुका था, और कितनी ही तबाही हो चुकी थी। तो जी, सामंतवाद भी था, सामंतवाद का पतन हुआ था, कितनी चीज़ों को बढ़ावा मिला था, कितने नेताओं ने फ़ायदा उठाया था। तो ये वो वाला हमारा भारत नहीं था जो एक्चुअली में हम लोग चाहते थे। फिर भी ये चीज़ रही कि भाईचारा बढ़ाने में, और सब चीज़ें हिंदू मुस्लिम भाई भाई
बाकी सारे रिलीजन्स को आपस में मेल जोल कर रखने में भारत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और आज तक भारत ऐसा ही है। अलग अलग भारत में बहुत सारे रिलीजन्स के लोग रहते हैं, नास्तिक भी रहते हैं, और कभी भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये एहसास नहीं होता कि भारत में रिलीजन को प्रायोरिटी दी जाती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बात ये रखी गई आगे कि आज़ादी के बाद एक दूसरे के बीच वैमनस्य की नींव पड़ गई, जो देश की राष्ट्रीयता एवं संस्कृति के लिए बड़ा खतरा था। भाई ये तो आपको याद होगा कि जब वो गए थे ना अंग्रेज़, तो फूट डालो शासन करो की नीति करके गए थे। उन्होंने फूट डाल दी थी हिंदू मुसलमान के बीच में। और एक चीज़ याद रखना, हिंदू मुसलमान सबसे पुराना रिलीजन है इंडिया का, जहाँ आज़ादी से पहले से वो रिलीजन है। और भी है, ऐसा नहीं है, जैन है, बुद्धिज़्म है, पारसी हैं, ठीक है, लेकिन हिंदू मुसलमान सबसे ज़्यादा तादाद में है बाकी रिलीजन्स के। तो उस टाइम भी यही हुआ, इन्होंने हिंदू मुसलमानों में फूट डाली और लड़ाई झगड़े पैदा कर दिए थे। तो ये वाली चीज़ कि आज़ादी के बाद एक दूसरे के बीच वैमनस्य की नींव पड़ गई थी। बहुत मतलब एक तरीके से एक बहुत भयंकर सा माहौल बन चुका था, जिसकी वजह से लाखों जाने गंवा चुके थे लोग। ठीक है स्टूडेंट, सो ये जो है आपकी हाफ़ यूनिट कंप्लीट हो गई है। हाफ़ यूनिट को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आज की क्लास में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, या कोई भी आपको सजेशंस हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।